गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार सभी को, राधे राधे। Once again, welcome to each one of you in this second webinar in this week on the most important topic, Companies Compliance Felicitation Scheme 2026. Now we have with us, first time with us, CS Mayank Bharadwaji. Mayank ji, welcome to you on our Team Thank you so Casa much, sir. platform. We are going to discuss the different issues regarding the compliance, regarding the scheme. Apart from this, if you have any query relating to Company Act, you can also post and discuss, as Mayank ji is company secretary, so he will share insight of the other things also if it is required. First target is scheme. Before I invite Mayank ji, I would like to brief about him. He is company secretary by profession, associate member of the institute. I request everyone to please stay mute. Oh, yes. So about Mayank ji, he is a associate member of the institute, investment banking course from the Institute of Management, IIMK, law graduate from the Meerut University, and certificate holder in financial management and CFM from conducted by the National Stock Exchange, and having a deep knowledge about the Companies Act and SME IPO also. So he is having a good profile under the Companies Act related work. Now I request Mayank you to take up the technical session, move forward. Over to you, Mayank bhai. Thank you so much, Sumit जी। uh, मेरी वॉइस आपको आ रही है ना ठीक से? Perfect, sir. Perfect. थैंक यू सो मच सर फॉर अ वार्म वेलकम टू योर प्लेटफॉर्म कासा। गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल प्रेजेंट हियर। आई वुड लाइक टू express my gratitude towards CA Asha Sharma ji and Sumit Garg ji for inviting me to this platform of CASA. I'm also coming here for the very first time, but I have heard a lot about CASA, and special praises to Sumit ji for building such a nice platform, knowledge platform for all the members of CA and CS and other fraternity too। ये नॉलेज प्लेटफॉर्म से जो भी हम अपना अपडेट शेयर करते हैं, ये बड़ा वैल्यूएबल है हम लोगों की, आप लोगों की प्रैक्टिस में। जैसे सुमित जी ने आप लोगों को बताया ही है, बट थोड़ा सा 1 मिनट और लेके मैं बताना चाहूंगा अपनी जर्नी के बारे में। सो दिस इज माई 12th ईयर इन टू द प्रैक्टिस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी सिंस 2014। आई एम in the ICSI as a member. And recently, I have done investment banking from Indian Institute of Management, Kozhikode. तो स्टार्टिंग से वो एक करियर कॉर्पोरेट कंप्लाइंसेस, स्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्हीं चीज़ों का रहा। तो वी हैव रेड एंड वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट अबाउट दिस कंपनीज एक्ट। जब करियर का इनिशियल शुरुआत हो रही थी, तभी 2014 में ऐसी एक स्कीम आई थी जैसा हम आज डिस्कस करने वाले। बट वो स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट थी और आज वाली स्कीम थोड़ी सी अलग है। बट ओवरऑल हम कहेंगे रूप कुछ ना कुछ वही है। तो 2013 एक्ट जब से आया है, तब से स्कीम्स हर थोड़े कुछ समय में आती हैं, बट अपना थोड़ा थोड़ा चेंजेस बदलते हैं। और आप लोगों ने सबने ये देखा होगा कि इन स्कीम्स के जाने के बाद एक्ट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और हो जाता है डिफॉल्टिंग कंपनीज के लिए। थोड़ा सा एक पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन थोड़ा सा और बढ़ जाता है, एडजुडिकेशन और बढ़ जाता है। तो वही सब हम आज डिस्कस करेंगे इस थीम में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर। सर आपको विजिबल है?
यस मयंक भाई यस। इसे लार्ज कर लीजिएगा, लार्ज। एक, एक, ये प्लांटेशन भी आपकी पीपीटी का पार्ट है। हाँ वेरी गुड। सर। अब बस थोड़ा सा करने की कोशिश की है। सर यहाँ से कीजिए ना ये, एक नहीं मिनट ऐसे सर। नहीं। हाँ यहाँ से, इसी से। एक मिनट नहीं नहीं। सर आपको विजिबल है स्क्रीन? सर विजिबल है बट ये लार्ज नहीं हुई है। एक मिनट। कोई मूवमेंट नहीं है। क्या इशू आ रहा है मयंक जी? एक सेकंड सर, मेरे पास से स्क्रीन हट गया। आप इसे क्लोज करके दोबारा शेयर एक कीजिए। मिनट। सर अभी हट गया स्क्रीन। सर एज इट इज आ रही है, अभी कोई मूवमेंट नहीं हुई है। आप इसे रिमूव करके दोबारा शेयर कीजिए। दोबारा शेयर कीजिए आप। सर अभी हट गया होगा। हाँ जी हट गया, आप दोबारा शेयर कीजिए। मयंक जी, म्यूट है आपका। हेलो।
फिर पहले से थोड़ा बेहतर है। Yes, yes, you can. So welcome once again everyone. So now we have 35 minutes in this. सर आज का हमारा टॉपिक है कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम। तो इस पे डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दैट ये स्कीम 2014 में एक बार पहले भी आई। और हेलो, हेलो मयंक जी बताइए। सर। सर मैं आई एम ऑडिबल ना? ठीक है। हाँ हाँ, परफेक्ट तो ऑडिबल इसकी सर। ये स्कीम 2014 में पहले भी आ चुकी है। सिमिलर सिमिलर फैक्टर्स रहे हैं स्कीम में 2026 में और 2014 में। इससे पहले 2018 में भी आई थी और एक बार ये कोविड के आसपास आई, कोविड के जस्ट जाने के बाद। तो इसमें क्या डिफरेंस है हम उसको स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। दिस स्कीम वाज लॉन्च ऑन February 24, 2026। ये हमारा पहला सर्कुलर था 2026 का। और स्कीम में जो लॉन्ग स्टैट्यूटरी पेंडेंसी थी कंपनीज की एडिशनल फीचर्स को लेकर, गवर्नमेंट ने वहां पे कर्व करने की कोशिश की है। क्योंकि जो डेटा निकाला था एमसीए ने वो ये था कि अप्रॉक्स 20 लाख कंपनीज हैं जो इनएक्टिव है ड्यू टू देयर फाइलिंग। तो यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस हमारे पास हैं। या तो हम कंपनी की फाइलिंग करें, जो भी कंपनी लेट फीचर्स की वजह से पेंडिंग है, गवर्नमेंट ने वहाँ पे हमें 10% का डिस्काउंट दिया। या फिर हम उन कंपनीज को डोरमेंसी की तरफ लेकर जाएं अगर हम स्पेशल कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। वो क्या स्पेशल कंडीशंस है वो हम आगे देखेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो है कि हम इन कंपनी को स्ट्राइक ऑफ की तरफ लेके जाएं। तो स्ट्राइक ऑफ के लिए भी अगर हम कंडीशंस को मीट आउट करते हैं तो हमारी कंपनी इस स्कीम से स्ट्राइक ऑफ। नाउ जो हमारे पास पुरानी स्कीम थी CLSC 2014 और CCFS 2026। पहली स्कीम का नाम था कंपनी लॉ सेटलमेंट स्कीम 2014 एंड जो अभी स्कीम है दैट इज कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम। तो दोनों ही स्कीम ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड वंस अगेन मैं सुमित सर आपको थोड़ा सा बस इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगा कि हम सर आप सुन रहे हैं? हेलो, हेलो, हेलो सर, आई एम ऑडिबल? हेलो। मयंक जी ऑडिबल है सर सर, ऑडिबल है। वो आप एक्चुअली मैं फोन पर था अच्छा और अच्छा। कोई अलाउड नहीं है तो सर मैं। बस मैं आपको 2 मिनट और हाँ मैं हाँ करना जी जी चाहूंगा बिकॉज जी। क्या है कि ये वेबिनार है तो मैं हम्म। सबको देख भी नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो कैमरा ऑफ वो चैट है बॉक्स में आपको रिप्लाई, पार्टिसिपेंट के ना। रिप्लाई वहाँ आ रहे हाँ। हैं। तो मैं। थोड़ा सा क्या है सर, ये सीन एसेट्स तो कोई एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है उस तरीके से। बट राइट। हमारे क्या है ना क्वेश्चंस, हमारे डाउट्स और हम क्या क्या इसमें डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं वो उसी सब को रहते हुए ये वेबिनार की रिक्वायरमेंट मुझे लगता है आपको पड़ेगी और मुझे भी लगता है इस पर कुछ बोलने जैसा रहेगा। तो मैं एक दो पार्टिसिपेंट बीच में चाहूंगा जो भी कुछ हमसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करें और कुछ क्वेश्चंस हम मैं सबके अलाउ डाल कर देता हूँ, सबको अलाउ कर देता हूँ, तो दे कैन अनम्यूट एंड आस्क द क्वेरीज फ्रॉम यू यस यस एंड यू कैन ऑल्सो इंटरेक्ट। यस यस यस, प्लीज सर, अलाउड। थैंक यू। यस सर, यस। थैंक यू सो मच। एंड सर हम आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी हमारे क्वेश्चन है हम प्लीज उन्हें राइट डाउन कर लें और हम एक बार लास्ट में उन क्वेश्चंस को लें क्योंकि मुझे उम्मीद है कि लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है FAQs में, इसी सारी चीज में। और फिर भी अगर हमारे कुछ रहते हैं तो हम उसको डिस्कस करें। तो लेट्स गेट बैक टू आवर। यस Sir, what are the chances of date extensions of CCSFS? सर चांसेस। बिकॉज इनके इनके इसमें वो फायर लगी थी तो इन्होंने फॉर्म्स की यस डेट यस बढ़ाई है। यस विशन जी, फायर ब्रेकआउट। मेरा सिर्फ जी मैं जी। सिर्फ आपका फर्स्ट नेम आ रहा है मेरे पास।
बट सर जी देखिए क्या है ना, चांसेस मैं भी बड़ा इसके लिए पॉजिटिव हूँ कि ये डेट बढ़ेगी, बिकॉज 10-12 दिन 15 दिन बिल्कुल काम हो नहीं पाए एमसीए पे, नॉर्मल काम नहीं हो पाए, ये स्कीम का टाइम तो ऑलमोस्ट 15 दिन हमारा वैसे ही खराब हो गया। तो चांसेस तो है बढ़ने की, बट अगर मैं पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखूँ तो ये स्कीम जब भी आई है ना, ये 60 दिनों के लिए आई, 60 डेज के लिए थी। इस बार ये 90 डेज के लिए आई, है ना। तो चांसेस तो है सर कि बढ़नी चाहिए, मतलब मैं भी खुद चाहता हूँ कि ये स्कीम बढ़े, बट अल्टीमेटली डिपेंड करेगा एमसीए के सर्कुलर पे और उन्हीं के ऊपर, क्योंकि इस बार ऑलरेडी 30 डेज उन्होंने हमें। सर, कोई रिप्रेजेंटेशन गई है आपकी आईसीएसआई से डेट सर बढ़ाने अभी की? सर रिप्रेजेंटेशन की मेरे को इसमें जानकारी नहीं है आईसीएसआई की तरफ से। जी बट ये है कि मेरी वैसे बात हुई थी कुछ प्रोफेशनल से जो एमसीए के बिल्कुल टच में रहते हैं, तो उनका कहना ये था क्योंकि सभी के लिए एक्सटेंशन दिया है, डीपीटी के लिए एक्सटेंशन दिया है, तो लास्ट के डेज में इसमें भी एक एक्सटेंशन आने की उम्मीद है अगले 15 दिन। तो ये स्कीम एक्सटेंड होगी, हो सकता है 31 जुलाई तक। ठीक है एग्री सर। सर, एग्री, बिल्कुल सर। ओके ओके। तो सर यही 2014 में जो स्कीम आई थी, ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम थी, और अभी ये कंप्लाइंस फैसिलिटेशन स्कीम है। उस समय पर क्या था कि सारी डिफॉल्टिंग कंपनीज इसको फाइलिंग कर सकती थी, बट अभी क्या है, कुछ कंपनीज को इससे ना एक्सक्लूड कर दिया है, वो इसमें ये तीनों ही ऑप्शंस नहीं ले सकती। और वो कौन कौन सी है वो हम आगे, जैसे इसको हम बढ़ाते हैं तो 3 कैटेगरी हमारे पास आएंगी, और हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे अभी बिशन सर से बात हो रही थी, तो स्कीम का जो पीरियड सर 2014 में था ना, वो 15 अगस्त 2014 से 15 अक्टूबर 2014 तक था, यानी कि सिर्फ 60 डेज तक ये स्कीम है। 6 में जब ये स्कीम अभी आई है 12 सालों के बाद, तब ये 90 डेज के लिए आई। तो ऐसा हो सकता है, मतलब नहीं होना चाहिए, कि हो सकता है ये स्कीम ना बढ़े, बिकॉज ऑलरेडी टाइम हमें आगे दिया हुआ है। और डिपेंड करेगा, अगर गवर्नमेंट को लगता है बहुत अच्छा है और टाइम थोड़ा सा और दिया जाना चाहिए, तो और कंपनी इनएक्टिव से एक्टिव हो सकती है, तो बिल्कुल ये बढ़ेगी। लास्ट टाइम जब ये स्कीम आई थी तो हमारे पास जो एफटी फॉर्म था, यानी कि जो स्ट्राइक ऑफ आज हम जिसको बोलते हैं, वो उस समय एफटी फॉर्म था, उसकी भी 25% ही फीस थी, और अभी भी 25% फीस है एसटी के टू। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब किसी से भी अगर कोई आंसर करना चाहेगा, तो क्या अगर हम पुरानी डेट का कोई स्ट्राइक ऑफ का फॉर्म या डॉर्मेंसी का फॉर्म भरते हैं जिसपे एडिशनल फीस लगी हुई है, तो क्या हमें उसमें भी 25% मिलेगा क्या? एनीवन? सर, क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। फिर जैसे मान लीजिए हम डॉर्मेंसी फाइल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम मयंक स्ट्राइक ऑफ फाइल कर रहे हैं, मयंक सर, तो जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर, क्लियर वॉइस क्लियर नहीं है सर। अभी आपको वॉइस आ रही है मेरी? जी, अब क्लियर है। अभी अब क्लियर है ना? क्लियर है। हम्म। हाँ। सर लेट्स सपोज मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्कस करना चाहता हूँ, कि जैसे अगर हम एसटी के टू फाइल करते हैं आज से कुछ समय पुराना डेट का, तो उस पे नॉर्मल फीस भी लग रही है, उस पे एडिशनल फीस भी लग रही है। ऐसे ही कोई डॉर्मेंसी का हम फॉर्म फाइल कर रहे हैं जिसपे नॉर्मल फीस भी लग रही है, जिसपे एडिशनल फीस भी लग रही है, तो क्या हमें 25% मिलेगा टोटल का? मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, नहीं मिल रहा। नहीं है, ऐसा है नहीं। हम्म क्योंकि हम्म वो जो बेनिफिट है वो सिर्फ फाइलिंग के ऊपर है, एडिशनल फीस। यहाँ पर एसटी के टू में और एमएससी में वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फीस पे 25% है। तो अगर हम कोई पुराना फॉर्म फाइल करते हैं तो हमें वो एडिशनल फीस लगेगी ही लगेगी, जो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स वट एवर द फीस इज, वो हमें लगेगी। बट ये वाला एमएससी हमारा 50% में हो जाएगा, और स्ट्राइक ऑफ हमारा 25% में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हमने वही डिस्कस किया कि एडिशनल फीस पे रिलीज पिछली वाली स्कीम में सर 25% थी, और अभी वाली स्कीम में इट्स ओनली जस्ट 10%। डोमेन स्टेटस में लास्ट टाइम हम एमएससी वन पे 25% फीस ऑफ में थे, 25% फीस ही एप्लीकेबल थी, अभी 50% फीस एप्लीकेबल है, तो अभी थोड़ा सा बढ़ गया।
सर 1000 में 500 हो गई ना 1000 की। हाँ जी, हाँ और जी, हाँ बट जी। ये सर इसमें क्वेरी है, सेक्शन 8 कंपनी कवर नहीं हो रही है जी इसमें, जी एसटी के जी। टू। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सेक्शन 8 कंपनी कवर नहीं है। ये सर हमारे एक FAQ में आगे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था। क्योंकि क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी को क्लोज करने का प्रोसेस ही एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इसलिए वो उस स्कीम का पार्ट नहीं बने, है ना। तो सर ये जो भी स्कीम है ना, आप इसको आप मतलब अगर मैं ये सोचूं कि इसके पीछे पर्पस क्या है, तो पर्पस सिर्फ इतना है कि हमें अपनी जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री है उसको थोड़ा क्लीन और क्लियर करना है। या तो आप फाइलिंग करिए, हम आपको डिस्काउंट देते हैं। या तो आप डोरमेंसी फाइल कर दीजिए और आप अपने कंप्लाइंस मत करिए, एक सिर्फ MSC 3 पूरे साल में फाइल करिए। या फिर आप स्ट्राइक ऑफ में चले जाइए और आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। इस करके जो कंपनी, हमारे पास एक बड़ा सा चार्ट बना हुआ है, या MC रजिस्ट्री के पास एक बड़ा सा नंबर्स बने हुए हैं, क्योंकि हर हर महीने आपने देखे होंगे, हर मंथ ऑलमोस्ट 10-15 हजार कंपनियां बन जाती हैं। शायद 19 हजार के आसपास डेटा है लास्ट मंथ का। तो इतनी कंपनियां लगभग बन जाती हैं, उसमें से कंप्लाइंट कितनी होती है हम सबको पता है, क्योंकि आजकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का एक ट्रेंड है। लोग डिस्कस करते हैं, लोग फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, गूगल पढ़ते हैं और फिर एक कंपनी खुद भी बना लेते हैं। और आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब बना बना के उन कंपनीज को रखते रहते हैं। ना डायरेक्टर्स को पता है, ना शेयर होल्डर्स को पता है, ना उनको कोई नॉलेज है इस चीज की। वो किसी अच्छे प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वो उनको समझाता है कि या तो आप इस टीम से बाहर चले जाओ, उसमें भी एक ऑप्शन है कि 3 साल तक अगर हम फाइलिंग नहीं करेंगे तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। फिर हमारा उसमें दिन क्वालिफिकेशन हो गया हमारा, राइट बिशन जी? मैं सही कह रहा हूँ ना अभी तक यहाँ पे जो जो भी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है ना। सबको 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 चस्का है प्राइवेट लिमिटेड बनाने का। जी जी, सबको है। और वो हाँ आप उनको कितना भी समझा लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली उनको जो ChatGPT ने बोल दिया वही सबसे फाइनल है। और सबके देखो विजन बड़े होते हैं कंपनी बनाते समय, बट एट द एंड ग्राउंड पे जो आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी होती है। मेरे हिसाब से अगर हम 100 कंपनियां बनाते हैं एक साल में या कोई भी, तो उसमें से सक्सेस रेशियो सिर्फ 20-30 कंपनी है जो अच्छे से अपना कंप्लाइंस हर साल कर पा रही है। बाकी सारी कंपनियां 1-2 साल में अपना। सर, अगर उनको कंपनी देख के कॉम्प्लाइंसेस बता दे तो वैसे डर जाती हैं, स्टार्टिंग में ही वो राइट कहते हैं बस कंपनी बना दो। राइट 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 प्रोसिक्यूशन और नॉन कॉम्प्लायंस उनको देखना ही नहीं होता, वो कहते हैं बस राइट। कंपनी बना दो, अकाउंट खुलवा दो हमारा। तो बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो इसी चीज के लिए ये स्कीम एक बार आई है। बट इस स्कीम के सर अपने फायदे भी हैं, और मैं कहूंगा कि वो अल्टीमेटली बेनिफिट जो दिया जा सकता था वो है भी नहीं। क्योंकि मैं मतलब स्टार्टिंग से इसे क्लियर करके चलना चाहता हूँ कि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ फाइलिंग के लिए है। ये AGM के किसी भी कंप्लाइंस को ना गुड करने के लिए है, ना उससे बचाने के लिए है, और ना उस सेक्शन को स्किप करने के लिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो अभी इस समय आ रही हैं वो यूडिन की आ रही है। ऐसा ही है ना सर? कोई भी अगर पार्टिसिपेट करे तो यस सर, डिस्कशन, यही तो प्रॉब्लम है यस सर, यूरिन है की। यही ना। इशू है कि यूटिन कौन सी डेट पे जनरेट होगा। यही यही तो प्रॉब्लम, यही सबकी प्रॉब्लम है। स्कीम तो आ गई, बट 2019 के बाद से डायनामिक्स एकदम चेंज हो गए। अब हमें चाहिए यूडिन फाइल करने के लिए। तो स्कीम बहुत क्लियरली कहती है, या FAQs जो बाद में डिस्कशन हुआ है, या कोई भी ऐसी नॉलेज लेवल पे बात हुई है प्लेटफॉर्म लेवल पे, तो वो साफ साफ ये कहते हैं कि अगर आपकी बैलेंस शीट, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी बैलेंस शीट बनी हुई है, आपका ऑडिट हुआ था, आपने AGM की थी, जस्ट आप फाइल नहीं कर पाए, व्हाट्स एवर द रीजन, उसके लिए हम एक स्कीम लेकर आए हैं। अब जिनके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं वो तो इस स्कीम का पार्ट बन रहे हैं और वो फाइल कर रहे हैं। बट अगर जिनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है या AGM नहीं हुई थी, अगर वो स्कीम का पार्ट बनते भी हैं, तो वो स्कीम आज AGM होल्ड करने के लिए बोलती है, राइट। तो अगर हम कोई भी AGM 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी आज होल्ड करते हैं, तो हमारा सेक्शन 96 का डिफॉल्ट तो वैसे ही हो गया। जहां पे आप लोगों को आवाज ना आए या कोई इशू, आप प्लीज मुझे टोकना। हेलो, हेलो। हाँ रही है सर, सही चल रहा है। आ रही है ना? उसका ठीक है ना? डिफॉल्ट डिफॉल्ट का वेवर नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने जी, फॉर्म फाइलिंग का वेवर दिया है। राइट राइट, उसका सर कोई वेवर नहीं है। सेक्शन 96 आप पे एप्लीकेबल होगा।
आप अगर आज स्किप करते हैं तो कल वो कंपाउंडिंग के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। और वो सेक्शन की कंपाउंडिंग की फीस अल्टी अपने आप में बहुत हाई। तो ये कुछ ना, स्कीम तो आई लेकिन कुछ ना बड़े लूज पॉइंट्स छूट गए पीछे। और मैं ये कहता हूँ कि अगर मान के चलिए अगर यूडिन की भी एमनेस्टी होती है, अगर यूडिन की भी एमनेस्टी आई होती, या अब तो खैर कोई चांस नहीं है, तभी भी ये चैलेंज था। तभी भी चैलेंज ये था कि अगर आप यूडिन आज जनरेट कर भी लेते हैं तो आप पुरानी बैलेंस शीट से तो नहीं लिख पाएंगे उसको। अगर लिख पाएंगे तो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही है सर, नहीं हो पाएगा वो। नहीं लिख पाएंगे ना, हम्म। बाय हैंड भी आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उस डेट में तो यूडिन नंबर आपके पास था ही नहीं। तो क्या बिना यूडिन के फाइल करना तो फिर वो एक नॉन कंप्लायंस ऑडिटर के लिए। एम आई राइट? तो 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 सर ये मेजर ये चैलेंज 90% केसेस में तो यही है ना, सेम, कि उस टाइम पे ना तो जी। फाइनेंशियल ऑडिट हुए, ना ही राइट। फाइलिंग हुई। तो दोनों को मेरे हिसाब से पैरेलली एक नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था इंस्टीट्यूट को भी, कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई है जिसमें कि सीसीएफएस के अंतर्गत आप फाइलिंग कर सकते हो एमसीए की। अब जो ऑडिटिंग वाले प्रोविजन है, अदरवाइज अगर आप देखोगे कि एजीएम आज की डेट पे अगर हम होल्ड करते हैं तो उसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा आ जाएगी। क्लाइंट का एपेटाइट ही हम्म। नहीं आज की डेट में फिर 2 ढाई 3 लाख रुपए खर्चने का। तो हम्म। बेनिफिट कहाँ हुआ इस स्कीम का अल्टीमेटली उस क्लाइंट को जिसने कंटिन्यू ही नहीं करना। बिल्कुल, और उसको कराने का भी कॉस्ट है, ऑफ वो कोर्स। कंपाउंडिंग कराने की भी कॉस्ट है। तो तो ये तो सर एक चैलेंज है ही, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये तो एक चैलेंज है ही। दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जिन क्लाइंट्स ने फीस का क्राइटेरिया, या जो बहुत, जिन्होंने ट्राई करने के लिए कंपनी खोल ली, या बहुत काम छोटे लेवल का था, चाहिए थी प्रोप्राइटरशिप बट उन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड खोल ली। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 10% भी उनका बहुत बैठ रहा है। अगर उनका 10% भी 1 लाख रुपए बैठता है या 50,000 रुपये बैठता है तो दैट इज ऑल्सो बिग फिगर टू देम। वो तब भी फाइनेंशियल रीजंस की वजह से पीछे हट जा रहे हैं। और प्रोफेशनल की फीस तो अलग है ही, अगले दो, जो भी पिछले 2 या 3 साल की थी, है ना। तो 10% आने से भी प्रोफेशनल्स की कहिए या रजिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व तो उतनी हुई है नहीं जितनी होनी चाहिए थी। या तो ये जैसे कोविड के टाइम पे था कि एकदम जीरो होती फीस, राइट। बट वो सिचुएशन अभी है नहीं। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बढ़नी चाहिए स्कीम अभी और आगे। तो इतना अच्छा रेस्पॉन्स अभी तक शायद नहीं मिला होगा, बिकॉज जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा एमसीए पे एक मीटर चलता है, जो एक काउंटिंग है कि कितनी कंपनी कंप्लाइंट है और कितनी कंपनी अभी एक्टिव कंप्लाइंट है। तो जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी उसके अराउंड मैंने तब देखा था, तो जहां तक मुझे, मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, मुझे वो दोबारा फिगर मिला नहीं, मैं याद कर पा रहा हूँ, तो लगभग वो 14-15 लाख था उस समय पे। एंड अभी अगर हम देखें तो 20 लाख के आसपास दिखा रहा है। तो डेटा के हिसाब से तो लगता है कि 4-5 लाख कंपनी एक्टिव हो गई, जो मतलब मुझे लगता है। मैंने पुराना डेटा मैं बस याद कर रहा हूँ, कहीं पे मैंने लिखा हुआ नहीं देखा है। बट जब लास्ट में अल्टीमेटली स्कीम खत्म होने के बाद कोई रिपोर्टिंग एमसीए की तरफ से जनरेट होती है तब लास्ट में ही पता चलेगा स्कीम का अल्टीमेटली बेनिफिट हमें कितना हुआ और क्या हुआ। तो सर अपने स्कीम के ही आगे पार्ट पे बढ़ते हैं, कुछ बीच में डिस्कशन होगा तो विल ऑलवेज डिस्कस। कुछ पार्टिसिपेंट हमें मैसेजेस कर रहे हैं सर कि, एक मिनट, लेट मी चेक। सर हम मैसेजेस को लास्ट में ले लें क्या, या बीच में आंसर करते हुए चलें? हेलो। हाँ जी सर, आप लास्ट में ले लीजिए सो दैट सर वी कैन पहले कवर डिस्कस दिस कर इशू। लीजिए। हाँ। सर पहले हाँ। डिस्कस कर लीजिए सारा, हाँ फिर उसके बाद लास्ट लास्ट। में पिकअप करेंगे। हाँ लास्ट में इसको डिस्कशन को ले लेते हैं, तब तक हम इसको पूरे डिस्कस कर लेते हैं। तो 2018 में भी सर सिमिलर ही एक स्कीम आई थी, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले स्कीम। ये मैंने फिर बताया कि ये कुछ हमारी 3 महीने के लिए 90 डेज के लिए थी, और अभी वाली भी लगभग 90 डेज के लिए ही है।
इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस थे हमारे पास कि कंपनीज दैट हैव बीन स्ट्रक ऑफ हुज नेम हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द आरओसी अंडर सेक्शन 248 सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और जो अभी स्कीम है उसमें जो कंडीशंस है वो ये है, या तो कोई कंपनी स्ट्राइक ऑफ के प्रोसेस में है, डॉर्मेंसी के प्रोसेस में है, वैनिशिंग कंपनी के स्टेटस में है, या कोई कंपनी अमलगमेशन के स्टेटस में है, वो कंपनी इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकती। अगर उन्होंने फॉर्म भी फाइल कर दिया है, उनका फॉर्म अप्रूव भी नहीं हुआ है, तभी भी वो उस स्कीम में वापस आके या फॉर्म कैंसिल करा के उस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते। अच्छा, जो हमारी सर एडिशनल फीस चार्ज होती है ना, तो वो 2018 में जो आई थी वो ऑलमोस्ट वेव ऑफ थी। एडिशनल फीस पेबल, हाँ पूरी एडिशनल फीस लग रही थी उसमें, बस वो कॉन्डोनेशन करा रहे थे 403 सेक्शन में जो लगती है। बट इस टाइम हमें सिर्फ 10% ही पे करने की जरूरत है। तो ये एक डिफरेंस था 2018 और 2026 की स्कीम में। एंड डॉर्मेंसी का ऑप्शन उस समय पे प्रोवाइडेड नहीं था, बट इस बार हमें प्रोवाइड किया गया है। स्ट्राइक ऑफ का ऑप्शन भी पिछली बार नहीं था, इस बार स्ट्राइक ऑफ का ऑप्शन है। तो हमें ऐसा लगता है कि इस स्टेज पे गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो कंपनियां अननेसेसरी बन गई हैं, जो कंपनियां बस नंबर्स बढ़ाने के लिए बन गई हैं, उनको वाइप आउट कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। अभी जो हमारी स्कीम है इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलराइजेशन डिफॉल्ट, फाइलिंग पेंडिंग एनुअल रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप कोई भी अपनी पेंडिंग एनुअल फाइलिंग करते हैं, इसमें एडीटी वन भी है सर। अच्छा, एडीटी वन के लिए मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा सर, कि अभी पीछे एक एमसीए का काफी नोटिसेस आए थे जिसमें कंपनीज में एडीटी वन फाइल्ड नहीं थे। आप लोगों में किसी के पास आए थे कोई भी, अगर किसी क्लाइंट कंपनी के पास आए थे, एनीवन? एनी एक्टिव पार्टिसिपेंट, किसी के पास भी एडीटी वन का कोई नोटिस नहीं आया, कंपनी में फाइल नहीं है बहुत समय से? ओके। बट कुछ कंपनीज पे ये नोटिस हम लोगों के पास आए थे और भी सर्कल्स में आए थे, जहाँ पर कंपनी शुरुआत से एडीटी वन फाइल नहीं कर रही है। ऑडिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट एडीटी वन फाइल नहीं हो रहा है। पुराने ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, स्टिल एडीटी वन फाइल नहीं। या फिर हमने एडीटी वन, एडीटी थ्री से एडीटी वन फाइल करने के प्रोसेस में हमने कैजुअल वैकेंसी तो फुलफिल की है, बट हमने एजीएम में जो हमें 5 इयर्स के लिए करना था वो हमने फाइल ही नहीं किया है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस एडीटी वन को लेकर थे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए एडीटी वन को इस स्कीम का पार्ट बनाया है, कि अगर हमारा एडीटी वन को लेके कोई भी फाइलिंग से रिलेटेड नॉन कंप्लायंस है, तो आज हम स्कीम का पार्ट लेके जो भी एडिशनल फीस है उसको वेव ऑफ करा के 10% जो भी बनेगी उसको पे करके हम अपने डिफॉल्ट को आज गुड करें। इसीलिए ये एडीटी वन का पार्ट, एडीटी वन इस स्कीम का पार्ट बना। सेकेंड थिंग इज द डॉर्मेंट स्टेटस। डॉर्मेंट स्टेटस कंपनी का ऑब्टेन करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। अगर कोई भी मतलब डिस्कस करना चाहे इसको, कोई एनीवन इज डूइंग एनी एप्लीकेशन ऑन डोरमेंसी? एनीवन, एनी पार्टिसिपेंट, एनी एक्टिव पार्टिसिपेंट? Yes, yes, sir. First, जी। we have to file MGT 14. After हाँ that, सर, MGT बिल्कुल 14. After that, बिल्कुल MGT 14, we need to file MSc 1 along with the supporting documents, राइट सर, राइट। along बट with सर statement of accounts. बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट सर Yes, sir. उसमें अगर आप ऐसा समझिए कि अभी इस डिस्कशन से, इस मीटिंग से पहले हमारे वी हैव अ गुड फ्रेंड, सीए फ्रेंड, ही कॉल्ड मी अप एंड ही हैज अ क्वेरी कि सर क्या मैं ये फॉर्म डॉर्मेंसी का 3-4 साल पहले से फाइल कर सकता हूँ? अगर मेरी फाइलिंग में चैलेंज आता है तो क्या मैं 4 साल पहले की कंपनी का फॉर्म फाइल कर सकता हूँ और मेरी कंपनी डॉर्मेंट हो सकती है? हो सकती है सर, हो सकती बट सर उसकी कंडीशंस तो होंगी ना। है। No अगर कोई, significant accounting transactions has been यस 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 सर, यस यस यस, अगर apart वो from कंपनी that. ऑपरेटिंग है, Last AGM कब हुई, last transaction कब हुई, last board resolution राइट, कब हुआ? Everything we राइट, have to declare in the board resolution along with the clarification. यस।
और सर उसमें एक चैलेंज और आएगा, उसमें चैलेंज एक ये आएगा कि हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और हमें सी सर्टिफिकेट लास्ट 30 डेज का चाहिए। हेलो। एडमिशन भी नहीं है। उसमें एक चैलेंज और है कि हमें सी स्टेटमेंट, सी सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लास्ट 30 डेज का चाहिए, सर्टिफाइड यूडिंग के बिल्कुल साथ। सर, लास्ट लास्ट 30 डेज सर, एग्री। लास्ट 30 डेज का चाहिए। तो ऑल्दो हम अगर बैड अगर ऑल्दो अगर हम डेट एज ऑन डेट पुरानी दिखाएं और नीचे सर्टिफिकेट की डेट आज की दिखाएं, तब भी वो हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि ये अप्रूवल फॉर्म है। तो कहना मुश्किल है क्योंकि एसटीपी तो ये है नहीं। बट स्टिल तभी भी ये चैलेंज है कि हम ऑपरेटिंग कंपनी को डोरमेंसी की तरफ नहीं ले जा सकते, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि अगर हम 4 साल पुरानी कंपनी, जब 4 साल पहले हमारी कंपनी एक्टिव थी, ऑपरेटिंग थी, और पिछले 2 साल में वो इनऑपरेटिव है, तो हमें ऑपरेटिव तक की फाइलिंग प्रॉपर करनी होगी, उसके बाद हम डोरमेंसी में जा सकते हैं। अगर हम सीधे जाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है डोरमेंसी की तरफ, हमें वो फाइलिंग करनी ही पड़ेगी। ये एक इंस्टेंस था डोरमेंट स्टेटस को लेकर जो मैंने डिस्कस किया। अभी MSc 1 आप फाइल कर सकते हो, MGT 14 जैसे दूषण जी ने बताया, MGT 14 आप फाइल करिए। उसके बाद वो फॉर्म फाइल करिए कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपकी जो फीस है वो 50% डिस्काउंट हो जाएगा नॉर्मल फीस से, बट अगर एडिशनल फीस कोई लगनी होगी तो वो 100% लगेगी, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं कंपनी क्लोजर की तरफ, तो इसमें भी सेम सेम चीज है कि अगर कोई कंपनी ऑपरेटिंग थी आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, और फाइलिंग नहीं हुई, तो क्या मैं उसको आज स्ट्राइक ऑफ में ले जा सकता हूँ? 3-4 साल की फाइलिंग है नहीं, और कुछ सालों से वो इनएक्टिव है, कुछ भी नहीं उसमें हो रहा। तो यहाँ पे आंसर, राइट आंसर ये है कि हम उस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ बिल्कुल करा सकते हैं, बट पहले हमें उसकी ना फाइलिंग अपडेट करनी पड़ेगी जहां तक वो ऑपरेटिव थी। जहां तक उसकी फाइलिंग, उसकी बैलेंस शीट में सब कुछ था, वो जीरो नहीं थी, तब तक हमें वो फाइलिंग करनी ही पड़ेगी। उसी के बाद हम स्ट्राइक ऑफ में जा सकते हैं। या फिर अगर कोई कंपनी है जो स्टार्टिंग में बनी, जो इनकॉर्पोरेशन से बनी और आज तक कुछ भी फाइल नहीं हुआ, तो उस कंपनी को तो हम स्ट्राइकिंग ऑफ में लेकर जा सकते हैं विदाउट एनी फाइल। उस केस में हमें 75% ऑफ द डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर फीस हमारी 10,000 के आसपास आ रही है, तो फीस हमारी 2500 अभी के सिनेरियो में है। बट इसमें भी एडिशनल फीस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। आई थिंक वी आर 50% समहाउ, जो भी स्कीम में है हमने लगभग 40-50% जो मोटा मोटा स्कीम में बातें हैं वो सब डिस्कस की हैं। थोड़ा सा और डीपली डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट ऑल कंपनीज आर एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ CFS 2026। सिर्फ सभी कंपनीज अवेलेबल है इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, सिर्फ 3 तरीके की कंपनी इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकती है। वो कंपनी जिनके अगेंस्ट में फाइनल नोटिस सेक्शन 248 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इनिशिएट किया गया है रजिस्ट्रार की तरफ से, अब वो अपने क्लोजर की तरफ है। या फिर वो कंपनीज जिन्होंने स्ट्राइक ऑफ की एप्लीकेशन फाइल कर चुकी थे इस स्कीम को आने से पहले, वो इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते। या फिर वो कंपनी जिन्होंने डॉर्मेंसी का स्टेटस के लिए अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी थी। सिर्फ ये 3 कंपनी इसका पार्ट नहीं बन सकती, बाकी सभी कंपनी इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। अच्छा हाँ सॉरी सर, एक हम इसमें दो कंडीशन और मिस कर गए। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कंपनी रिजॉल्व होने की अपने तरफ है अमलगमेशन के थ्रू, या कोई वैनिशिंग कंपनीज है जिनका बस नाम अब जर्नल में छपने के बाद बस हटने ही वाला है, सारी चीजें हो गई है, तो वो कंपनी स्कीम का कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकती। और वो कंपनीज जिनके ऊपर इस नॉन फाइलिंग का, सर आई एम रिपीटिंग अगेन, नॉन फाइलिंग का कोई भी एडजुडिकेशन नोटिस आया है, और उस नोटिस को आए हुए 30 दिन हो चुके हैं, 30 डेज हैज बीन elapsed, उन 30 डेज के बाद आप उस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते। बट अगर नोटिस 1 हफ्ते पहले आया है, आप बिल्कुल पार्ट बन सकते हैं। अभी नोटिस ही नहीं आया, आप बिल्कुल पार्ट बन सकते हैं।
और अगर 30 डेज हो गए तो फिर आप इसका पार्ट नहीं बन सकते। आई थिंक वी आर क्लियर टिल हेयर। कोई भी है हमारे बीच पार्टिसिपेंट जिनकी कोई एडजुडिकेशन नोटिस आया हो हमारी किसी भी कंपनी में? एनीवन? Anyone, you can also type message in the chat also. You don't even have to speak. एक रिमाइंडर आता है सर एडवाइजरी का कि रिटर्न फाइलिंग पेंडिंग, वो Okay. नोटिस इंटीमेशन तो काउंट नहीं होगी ना वो तो नोटिस? सर वो तो बेसिक इंटीमेशन है, वो तो आती है वो तो। मतलब एडजुडिकेशन का नोटिस तो सर फिर प्रॉपर होता है ना, पेनल्टी वगैरह के लिए जो भी आपने नहीं किया है तब। जी, तो पर्पज अलग वो, रहता है। हाँ तो वो पर्पस अलग है, तो वो कंपनी नहीं है तो आप 100% इस टीम का पार्ट बन सकते हैं। अच्छा, अब आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ठीक से, या मैं थोड़ा कम जूम करूँ उसको? अभी ठीक है? हम्म। तो इस स्कीम के अंदर हमारे 10 फॉर्म्स हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं। सबसे पहला फॉर्म हमारा MGT 7 है, एनुअल रिटर्न का फॉर्म है। उसकी एडिशनल फीस के ऊपर वेव ऑफ है। MGT 7A है जो हमारी स्मॉल कंपनीज और OPC के लिए जाता है, उसके लिए भी ये स्कीम वर्क करेगी। AOC 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी ये स्कीम वर्क करेगी। AOC 4 CFS के लिए भी ये स्कीम 100% वर्क करेगी। AOC 4 NBFC, जो कि NBFC कंपनी इंडिया फाइनेंस स्टेटमेंट फाइल करते हैं, उनके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबिलिटी है। AOC 4 CFS NBFC कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दी NBFC जो फाइल होते हैं AOC 4 से, उनके लिए भी स्कीम की एप्लीकेबिलिटी उतनी ही है कि बाकी फॉर्म्स के लिए है। AOC 4 XBRL अगर हम फाइल करना चाहते हैं बैड डेट ईयर्स की, तो वहाँ पर भी एप्लीकेबिलिटी स्कीम की रहेगी। और ये हमने डिस्कस किया ही है लेंथ में। ADT 1 क्यों आया है, ADT 1 के पीछे पर्पस क्या है, MC ने कई बार रिमाइंड करा है, कई बार हमें शायद इसके पीछे कोई सर्कुलर भी आया हुआ था, या नॉट रिमेम्बरिंग, या फिर कोई एक न्यूज़ थी कि MCA ने एक ऐसे न्यूज़ निकाला है कि बहुत सारी कंपनीज के ऑडिटर्स ने अपॉइंटमेंट ही फाइल नहीं की है, तो ये भी एक नॉन कंप्लायंस है और इसके लिए वो नोटिस इशू कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो नंबर बहुत बड़ा होगा इसलिए गवर्नमेंट ने इतने सारे नोटिस सर्व करने की जगह सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी दी होगी कि आप यहाँ पर फाइल कर लीजिए। उसके बाद अगर हम कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो फिर हमने आपको पहले एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो आई होप आप लोगों के अगर कोई ADT 1 रहता है, या आई एम एडवाइजिंग ऑल अदर प्रोफेशनल कलीग ऑल्सो, इवन हमारे पास भी अगर कोई ADT 1 है, तो इस स्कीम का बेनिफिट हम ले सकते हैं। और वो जो 5 टाइम्स 10 टाइम्स जो भी हमारी मैक्सिमम पेनल्टी आती है, जिसका जो जो भी सिनारियो है उस हिसाब से वो रिड्यूस डाउन होकर बहुत मिनिमम में भी फाइल हो जाता है। 9th फॉर्म इज FC फॉर दी फॉरेन कंपनीज, उनकी एनुअल अकाउंट फाइल होते हैं, उसके लिए भी हमारे पास डिस्काउंट है इस स्कीम में। एंड एनुअल रिटर्न जिसे हमारा MGT 7 होता है, HC 4 है फॉरेन कंपनीज के लिए। तो दोनों ही सिनेरियोज में हम ये 10 फॉर्म्स इस स्कीम के अंडर फाइल कर सकते हैं और इनका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, एंड देन कमिंग ऑन टू द लेगेसी फॉर्म्स। लेगेसी फॉर्म्स वो फॉर्म्स हैं जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 में। तो अब ये लेगेसी फॉर्म्स कौन कौन से हैं? Form 20B, Form 21A, Form 23C, Form 23AC बैलेंस शीट के लिए जाता था। Form 23ACA प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। Form 23AC XBRL अगेन बैलेंस शीट फॉर द XBRL कंपनीज। Form 23ACA XBRL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द XBRL कंपनीज। Form 66 एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट हुआ करता था 10 लाख रुपीज की कंपनी, 10 लाख से ऊपर जिनका भी नेटवर्थ है उनको ये फाइल करना होता था। Form 23B इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जस्ट लाइक ADT 1। तो ये 8 फॉर्म भी कंपनीज एक्ट 1956 में कवर है। एनी क्वेश्चन टिल हेयर? एनीवन वांट टू स्पीक? सर हेलो। जी सुजीत हाँ, जी बताएं सर। नमस्कार अब सर। मैं नमस्कार सर। अच्छा, जैसे अभी यूडियान का इशू तो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ज्यादातर जो जिन्होंने जिनकी पेंडेंसी है
उन्होंने कुछ भी नहीं कराया, बैलेंस शीट तो बनाना छोड़िए, ऐसा कोई वर्किंग कुछ नहीं हुआ है, तो उनके लिए तो यूडीएन एक समस्या बहुत खड़ी हो जाएगी। इसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे आगे? सर वो ऑपरेटिंग कंपनी है। ऑपरेटिंग में कुछ लोग थोड़ा बहुत उसमें वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे भी एकदम से इसको फाइलिंग को डॉर्मेंस पे रखा था कि भाई उन्होंने फाइलिंग कुछ कराया नहीं, कोई वर्किंग ना कोई ऑडिट की ऑडिट भी करा के रखा हो। सर उसमें कोई ऑप्शन है नहीं। अगर कोई आपको ऑप्शन नहीं। फाइलिंग करनी है तो हमें करंट डेट में फाइलिंग करनी पड़ेगी। करेंट डेट में तो कंपाउंडिंग में चला जाएगा। कंपाउंडिंग में चला जाएगा, बट अभी आपको फाइल करने देगा वो। बट फ्यूचर में आपको लगता है कि ये फाइलिंग वो मोटो करा लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रदर देन अगर डिपार्टमेंट आएगा तो पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगेगी। बट कोई ऑप्शन कंपाउंडिंग है में नहीं। फिर कंपाउंडिंग में पेनाल्टी तो लेवल काफी ज्यादा हो जाएगा, 5,000 जी। पर डे जो भी है उसका। पर डे पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट इन द कंप्लाइंट, डिफॉल्ट इज मेड गुड, वो पूरी डेफिनेशन अप्लाई होगी। बट ये है सर, मैंने ये देखा है, अगर आप सुमो मोटो जाते हो तो क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर है कितना लगाना है उसमें, तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन को सुना जाता है। ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा अपने क्लाइंट का, मतलब क्या उसकी ऑपरेटिंग सर स्ट्रक्चर है, सर एक कितना गुड काम न्यूज कर। है सर, गुड न्यूज है। जी। सर जी। डेट एक्सटेंड हो गई 31 अगस्त तक, अभी न्यूज आई है तो क्या एमसीए बात में। है, हम डिस्कस कर रहे हैं वो डेट एक्सपेक्ट। यस मयंक जी, यस। एंड अरे हमारा डिस्कशन डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने भी शेयर नहीं करी, क्योंकि ओके ओके अरे सर, सर मेरे पास सुमित जी भी। छुपा के बैठे हैं न्यूज। हाँ, नहीं मेरे नहीं, पास भी, मैंने मैसेज फोर्टी अभी फाइव चेक डेज किया की है। एक्सटेंशन मिल चुकी है, बट जी। टॉपिक इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हमारे पास एम्पल टाइम है, तो हम अभी कंप्लायंस और जी। कंपनियों के कर सकते हैं। जी। 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 इसलिए मुझे सेशन लग रहा था इम्पोर्टेंट है। कि शायद हम लास्ट के वीक में लेने आए हैं, बट अब तो मुझे लगता है कि अब तो बहुत टाइम है अगर हम अभी हम मिड इसको में तो है लेंगे। सर, हमें एज ए लास्ट। इंस्टीट्यूट की तरफ से इनिशिएटिव को लेना चाहिए कि केवल कंपनी के केस में यूडीएन लेने का कोई परमिशन मिल जाए स्पेशल, जब कंपनी दे नहीं रही तो नहीं नहीं सुजीत जी, वो इंस्टीट्यूट अपना रिलैक्सेशन नहीं दे रहा है, और ना उसने दिया है। तो उसकी कंप्लाइंस जो अपनी एज ए ऑडिटर आपको करनी है कि यूडिन टाइम से जनरेट करना था, नहीं कर पाए हैं, तो आज की डेट में आप उसे साइन करें। उसका कोई अल्टरनेट नहीं है राइट नाउ। ठीक है मैम। ठीक है सर, ठीक। जी सर। जी। ओके। तो सर ये बड़ी, मतलब मैं कहूँगा खुशी की बात है कि अभी हम इन बिटवीन द वेबिनार हैं, और ये डेट एक्सटेंड हो गई है अगले 45 डेज के लिए। तो हम सभी के पास ना एम्पल टाइम है इसको प्लान करने के लिए कि किन कंपनीज को हम डोरमेंसी की तरफ लेके जा सकते हैं, किन कंपनीज को हम स्ट्राइक ऑफ लेके जा सकते हैं, और अगर अभी भी हमारा कोई एडीटी वन इसमें मिस आउट है तो हम उनको फाइल कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द इम्यूनिटी फ्रॉम द पेनल्टी प्रोसीडिंग, ये हमने अभी डिस्कस ही किया था, बट इसको थोड़ा लेंथ में कर लेते हैं। इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी प्रोसीडिंग, where no adjudication order is passed, if filings are made before issuance of notice by the adjudicating authority or within 30 days of issuance of notice, then proceedings under section 92 or 137 shall be concluded and no penalty shall be levied. That means कि जो एडजुडिकेशन सेक्शन 92 में नॉन फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल के लिए एप्लीकेबिलिटी होती है, अगर आप इस स्कीम का पार्ट होते हैं तो फ्यूचर में कभी भी आपको कोई एडजुडिकेशन का ऑर्डर, नोटिस पास नहीं किया जाएगा। ये इम्यूनिटी है। बट अगर वो ऑर्डर पास कर दिया है और उसको 30 दिन हो गए, तब वो फिर इम्यूनिटी है नहीं। अगर हम इसको उल्टा करके पढ़ें या इस बात का पूरा मतलब निकालें, बट अगर ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड है, तब उस सिनेरियो में क्या है वो हमने भी डिस्कस किया ही था। बट अगेन 30 डेज अगर पास नहीं हुए तो हम किसी भी दिन जाएं और इस एप्लीकेशन और इन फॉर्म्स को फाइल करें। बट अगर 30 डेज क्रॉस हो गए, देन अगेन हम ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं, हमें उस एडजुडिकेशन में जाना ही पड़ेगा। वो हम पे लेवी हो गया था। एडीटी वन के लिए, FC3 के लिए, फॉर द फॉर्म सच एज ADT1, FC3, FC4 एंड लेगेसी फॉर्म, immunity from prospective penal actions is available provided no prosecution has been initiated before filing under the scheme। स्कीम में आने से पहले अगर आपके ऊपर कोई एडजुडिकेशन का नोटिस नहीं है, कोई इस तरीके का कोई आपके ऊपर केस नहीं चल रहा है, कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं है, तो आप बिल्कुल इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं।
एक मैंने सिचुएशन बनाने की कोशिश की है, सिचुएशन और इम्यूनिटी। इफ नोटिस इज नॉट इशूड, इम्यूनिटी yes. If notice is issued within 30 days, still immunity is there. You can be the part of the scheme, और फर्दर आपके ऊपर कोई भी एडजुडिकेशन नोटिस फ्यूचर में नहीं आएगा। बिकॉज यहाँ पे सर हमें ना समझना पड़ेगा कि ऑल्दो हम अगर लेट फीस के साथ फॉर्म फाइल कर देते हैं, कोई भी फॉर्म, तो कंप्लाइंस तो हुआ है, बट कंप्लाइंस लेट हुआ है, तभी भी एक्ट में प्रोविजन है कि आपके ऊपर फर्दर नोटिस आ सकता है, बिकॉज आपने उसको टाइमली फाइल नहीं किया। तो ये जो इम्यूनिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ उस नोटिस के लिए है, उस एडजुडिकेशन के लिए है कि आपने जो लेट फाइल किया था, तो गवर्नमेंट उसके लिए कोई एक्शन अब नहीं लेगी। बट इस स्कीम से पहले अगर आपने लेट फाइलिंग की है, स्कीम के बाद अगर आप स्टिल लेट फाइलिंग करते हैं, एडजुडिकेशन का डर हमेशा बना रहता है। इवन दो अगर हम अपना एनुअल फाइलिंग 2 दिन लेट, 1 दिन लेट भी करते हैं, तो हम और क्लाइंट, हम तो चलो उस चीज को फिर भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, बट क्लाइंट देखता है कितने लेट फीस लग रही है सर, 100 रुपये, 200 रुपये, बट इट्स नॉट अबाउट 100 और 200 रुपीज। एडजुडिकेशन का नोटिस आप पे तब भी कभी भी आ सकता है, बिकॉज यू हैव नॉट फाइल्ड दिस डॉक्यूमेंट ऑन टाइम। तो यहाँ पर उसी इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं। थर्ड सिचुएशन है, पेनल्टी ऑर्डर हमने पास किया हुआ है, बट अगर पेनल्टी का ऑर्डर ही पास हो गया है, तो आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी फाइल्ड, अभी भी कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो तो पार्टिसिपेंट्स, ये फैक्चुअल, इस स्कीम के सारे फैक्चुअल पार्ट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। आगे जो हमारी फर्दर स्लाइड्स हैं, दैट आर एफएक्यू। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से डिस्कस करने की, और ये आपके सारे आंसर्स का सोल्यूशन देने की उन्हीं एफएक्यूज से। अभी तक अगर किसी को कोई और पॉइंट डिस्कस करना है तो हम रुकते हैं, अदरवाइज हम अपने एफएक्यूज पे आगे बढ़ जाते हैं। एनी वन, एनी एनी पार्टिसिपेंट, बिकॉज बिकॉज ये आज का जो टॉपिक है ना, ये डिस्कशन का टॉपिक है, ये एक दूसरे से अपनी क्वेरी का टॉपिक है। इसमें आप वो सारी चीजें आप लोगों ने भी पढ़ी हैं, बट और क्लैरिटी उसमें क्या आ सकती है। सर योगेश जी, हमने यूडिन में अभी डिस्कस किया है ना, कि सर यूडिन का पॉइंट, योगेश जी ने चैट में लिखा है सर, यूडिन का पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया है कि उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करंट डेट में या जब भी पॉसिबल डेट है, तभी आपको वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए कोई एमनेस्टी या कोई अलग से ऐसी व्यवस्था इंस्टीट्यूट ने अभी तक नहीं की है। तो मूविंग ऑन टू आवर स्लाइड। सर एक क्वेश्चन था। बताइए सर। सर जैसे अगर किसी की 5 साल की एनुअल फाइलिंग नहीं हो रखी है, जी उसमें से वो 2 साल ऑपरेटिव रहा और उसके बाद वो ऑपरेटिव नहीं रहा, तो मैं क्या जी सीधा स्ट्राइक ऑफ की फॉर्म फाइल कर सकता हूँ या पहले मुझे वो 2 साल की फाइलिंग करनी पड़ेगी? सर, हमने अभी डिस्कस किया था, वो आपको पहले ना ऑपरेटिव तक क्लोज करना पड़ेगा पहले। उसके बाद जब वो निल हो जाएगा, कोई लोन नहीं है कंपनी में, कोई भी चीजें नहीं है, तब आप अगर सीधे भी फाइल करेंगे इन ऑपरेटिव बता के, तो आपका स्ट्राइक ऑफ से वो अप्रूव हो जाएगा। अगर रिसबमिशन आता है तो इस चीज के लिए नहीं आएगा, आपने फाइलिंग नहीं की है। सिमिलर केस हमने अभी किया था कुछ समय पहले, और ये इन अप्रूव हो जाएगा। इन ऑपरेटिव के केस में सर एनुअल फाइलिंग करना मैंडेटरी नहीं है ना, फिर अगर हम करना चाहें डायरेक्टली किसके केस में सर? इन ऑपरेटिव? अगर इनऑपरेटिव है, कोई काम नहीं है, जब तक ऑपरेटिव है तब तक आपने किया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो डोरमेंसी में ले जाइए, डोरमेंसी में भी आपकी फिट बैठती है एप्लीकेशन, और अगर आप उसको स्ट्राइक ऑफ में ले जाना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक ऑफ में भी लेके जा सकते हैं, वहां पर भी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। बट कंडीशन यही है कि आपकी बैलेंस शीट पिछले 3 साल में नील ही थी, तो ओके। अब
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हमारा अगर पिछले 3 सालों का बनेगा तो वो वही आएगा जो हमें स्ट्राइक ऑफ में कंडीशंस को मीट आउट करना होगा। अगर किसी भी साल में कोई भी चीज रेवेन्यू आता है या कोई लोन भी आता है तो लोन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। लोन के लिए एक कंडीशन ये है, कंडीशन तो नहीं है, हम इस तरीके से फाइल करते हैं, वो अप्रूवल आता है। अगर डायरेक्टर्स का लोन है तो आप उनसे डिक्लेरेशन ले लीजिए, एफिडेविट ले लीजिए, वो अपने लोन को वेव ऑफ कर देंगे, तभी भी आप स्ट्राइक ऑफ में जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, so coming on to our first question, can a company avail the benefit of CCFS 2026 if its financial statements for the previous year have not yet been audited? इसी पे हमने काफी डिस्कस किया। यस, द स्कीम परमिट्स कंपनीज टू फाइल ओवरड्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न including e-form 81. However, before such filing can be made, the company must ensure that the financial statement for the relevant financial year are duly audited. आपको ऑडिट करंट सिचुएशन में ही करना पड़ेगा। बैकडेट ऑडिट करने का कोई प्रोफेशन अवेलेबल है ही नहीं। हाँ, आप यूडिन से पहले के अगर आपके ऑडिट्स हैं तो उनको तो आप फाइलिंग कर सकते हैं, जहाँ यूडिन 2019 से पहले नहीं था, बट 19 के बाद ये सिचुएशन सबके साथ है। सर किसी का सिमिलर क्वेश्चन इस पे था, ऑडिटेड क्यों लेके? एनी एनीवन, एनी पार्टिसिपेंट? नो? ओके, व्हाट मैं हैपेंस इफ, मयंक जी, हेलो क्वेश्चन है, डायरेक्टर लोन है देन क्लोजर फाइल कर सकते हैं क्या? सर, हाँ वही ना, अगर डायरेक्टर ने हम्म। दिया हुआ है कंपनी में लोन, हम्म। या डायरेक्टर तो ले नहीं सकता तो? हम्म। अ, ये क्लियर नहीं है, क्वेश्चन, ये लिखा नहीं है क्लियर। ये क्वेश्चन है। आवाज साफ नहीं आई आपकी। मयंक जी, ये लिखा नहीं है क्लियर। डायरेक्टर लोन है ये लिखा हुआ है, देन वी कैन। अच्छा, डायरेक्टर लोन है तो सर डायरेक्टर लोन, डायरेक्टर का लोन है तो हम वहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप एक एफिडेविट या डिक्लेरेशन डायरेक्टर से ले लीजिए कि हम इस लोन को वेव ऑफ करते हैं, फ्यूचर में कंपनी से हमें अपने लोन के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस केस में हम स्ट्राइक ऑफ में जा सकते जा हैं, सकते। वो एफिडेविट और डिक्लेरेशन के बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। ओके, यस प्रोसीड। ओके, माय सेकंड एफएक्यू इज, व्हाट हैपेंस इफ अ कंपनी डज नॉट अवेल दिस स्कीम? सर ये स्कीम के पार्ट में बहुत क्लियरली मेंशन है कि अगर आप इस स्कीम का पार्ट नहीं बनते हैं तो डिफॉल्टिंग कंपनीज आर लायबल टू बी सब्जेक्ट टू द इन्फोर्समेंट एक्शन इंक्लूडिंग स्ट्राइकिंग आउट फ्रॉम द रजिस्टर। तो फिर एमसी खुद उन पे एक्शन लेगी, और उनका कहना ये है कि नाउ थिंग्स विल बी मोर टफ एंड स्ट्रिक्ट। और अगर आप इस स्कीम का पार्ट बनना ही नहीं चाहते किसी भी सिचुएशन से, तो फिर आप कंटिन्यू फर्दर शायद नहीं करना चाहते, तो अब वो आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करें या कुछ भी करें, तो वो अभी तो सर क्लियर नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। एक बहुत नॉर्मल सा, जैसे हम सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहे थे, अ, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज भी स्कीम का पार्ट नहीं। एनीवन, कोई इसके पीछे की कोई इंटेंशन कोई डिस्कस करना चाहे कि क्यों नहीं है एलएलपी इसका पार्ट? एनी पार्टिसिपेंट? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका रीजन ये है कि एलएलपी पे तो खुद ही वो 100 रुपीज वाली अब खत्म करके वो 10 रुपीज स्मॉल और नॉन स्मॉल एलएलपी के कॉन्सेप्ट में ले गए हैं, जहाँ पर 10 और 20 रुपए डेली की एडिशनल फीस एप्लीकेबल होती है। तो हो सकता है एमसीए का ये मानना है कि वहाँ ऑलरेडी फीसेस बहुत कम है, तो वाई वी शुड इंक्लूड दिस इन दिस स्कीम। anyone has done any previous filing of LLP in the recent times, like 4-5 साल की LLP फाइलिंग की हो? anyone? 2-3 साल की हो? कोई भी? anyone want to discuss? नहीं?
चलो मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ उसमें व्हाट इज हैपनिंग इन एलएलपी। क्या हो रहा है कि ना एक्ट में लिखा है 10 रुपीज डेली फीस एप्लीकेबल होगी। 1 ईयर तक अलग सिनेरियो है, उसके बाद 10 रुपीज डेली एप्लीकेबल होगी एडिशनल फीस। बट अ, जब हम एनीवन, अजीत, यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग? अजीत जी, यू वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग एलएलपी? सर प्रोसीड कीजिए, आई थिंक कुछ एरर ओके है। ओके, तो अभी सिचुएशन उसमें क्या है कि सेक्शन में लिखा हुआ है 10 रुपीज की पेनल्टी लगेगी 1 साल के बाद। बट जब हम फॉर्म फाइल करने या हम फॉर्म फाइल करने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा फीस उठाते हैं। वो 20 रुपीज के हिसाब से फीस उठाता है। तो उसके पीछे वजह यह है कि सिस्टम में जब एक फॉर्म फाइल होगा उसके बाद वो स्मॉल नॉन स्मॉल के चीजें चेंज होंगी, तब वो फीस नॉर्मल उठानी शुरू करेगा। तो ये एक पॉइंट सब लोगों के साथ प्रॉब्लम फेस होती है। लास्ट कुछ समय से हम भी जब फाइल कर रहे थे तो मुझे लगा शायद यहाँ पर किसी ने फाइल किया होगा। तो लेट्स डिस्कस दैट। Are LLPs eligible to take advantage of scheme? No. If you refer to the language of CCFS, it is specifically referred to the company and does not have any mention about LLPs. Also, the list of the forms which can be filed under CCFS 2026 does not include the names of the LLP forms. Hence, it can be said that the scheme does not apply to LLP. So, coming on to the fourth question of the FAQ. One. In the year 2019, companies were required to file an e-form INC 22A. If this form was not filed, the companies were tagged as an active non-compliant in MCA records, and as a result, company was not able to file certain forms like SH7, PS3, etc. If any company has not filed this form INC 22A, then can it take the benefit of the scheme? My answer is Rule 25A of Companies Incorporation Rule 2014 provides for the list of the forms that cannot be filed if the company has not filed INC 22A. This list does not include annual filing forms. That means even if the company has not filed INC 22A, it can still file annual filing form under CCFS 2026. In fact, proviso to the Rule 25A states that INC 20A cannot be filed unless the pending annual filing is completed. ये This is what I want to discuss कि अगर आपकी कंपनी 2019 का INC 20 मिस कर गई है तो आपको 2019 का अगर आप नहीं भी फाइल करते हैं स्टिल आप एनुअल फाइलिंग तो कर सकते हैं। बट अगर आपने एनुअल फाइलिंग ही नहीं की है तो आप अपना 22A भी नहीं फाइल कर सकते। तो हो सकता है कुछ कंपनीज उस समय पे 22A नहीं फाइल कर पा रही थी इस वजह से क्योंकि उनकी एनुअल फाइलिंग्स नहीं हुई थी और वो बहुत लंबी पेनल्टी उनके पास आ रही थी। तो हो सकता है कि आज वो बेनिफिट ले सके, वो पुरानी फाइलिंग्स करके INC 22A हम आज फाइल कर सकते हैं और अपने एक्टिव का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। और 2019 तक तो यूडिन भी नहीं था, तो वो वाला ऑडिट तो फाइल किया ही जा सकता है अभी तक। तो दिस इज रिगार्डिंग INC 22A। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। या तो ये यूडिन का क्वेश्चन है, कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो प्लीज आप बताइएगा। Since year 2019, some documents like statutory audit report or secretarial audit report filed along with the financial statement require mentioning of UDIN generated by ICA ICSI on the date of signing that document. Can the professional sign the audit report for the previous year along with the UDIN generated as on current date? Answer is the requirement of mentioning the UDIN before applicable from year 2019. Therefore, in case of the reports bearing date prior to year 2019, there is no requirement of generating or mentioning UDIN on the documents. With respect to the documents to be certified by the CS in practice, 1st October 2019, ICSI has introduced an amnesty scheme, which company secretaries in practice
कैन जनरेट ये स्कीम। खैर पार्ट इसका भी निकल चुका है, ये 1 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक आई थी। अभी ये स्कीम भी जा चुकी है। बट अभी करंट सिचुएशन में आईसीएआई और आईसीएसआई की कोई भी ऐसी एमनेस्टी स्कीम नहीं है जिसमें हम अपना यूडिन बैक डेट से या कोई भी ऐसी चीज हम जनरेट कर दें। बट आई वुड से कि अगर सर ये ऐसी कोई स्कीम आ भी जाती है सुमित सर, तो भी मुझे लगता है कि अ, वो तब भी शायद कंप्लायंस पूरा गुड गवर्नेंस तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उस आज के जनरेटेड यूडिन को भी कैसे उस बैलेंस शीट पे लिख के फाइल करेंगे उस डेट में। एंड मयंक जी, डिजिटली हम इस चीज को प्रूव भी नहीं कर पाएंगे कि आज हम यूडिन जनरेट कर रहे हैं और बैक डेट का, या बैक डेट का यूडिन जनरेट हम आज कर रहे हैं, तो एक फिजिबल भी नहीं रहेगा तो चीज की। हाँ मतलब एक अनएक्सप्लेन सी सिचुएशन वो हाँ रहेगी हाँ हाँ हाँ। कि बिना यूडिन के हमने बैलेंस शीट कैसे बनाई, और आज हमारे पास यूडिन है, और अगर हम उसको लिख भी देते हैं, बाय हैंड लिख देते हैं, तो उस डेट में हमें कैसे पता था कि 2026 में ये यूडिन नंबर निकल के आएगा? तो हम टाइम ट्रेवल कर रहे थे क्या? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन डिपार्टमेंट प्रोफेशनल से पूछ सकता है। तो वो एमनेस्टी का शायद हम मतलब इफ वो प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व हो रही होती है एमनेस्टी से, तो आई एम श्योर कि वो 100% आई ही होती है ना। बट मुझे नहीं लगता कि एमनेस्टी से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया है कि उसको चेंज करना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो करंट में ही हमें वो फाइलिंग करनी पड़ेगी। राइट। मूविंग ऑन टू आवर सिक्स क्वेश्चन। As proposed by the scheme, the financial statements and the annual return for the earlier year shall be filed by the companies on or after 15th April 2026. However, in between the time to which financial statement relates and the time when they are filed, the applicable legal provisions and the format may have undergone change. In some circumstances, the companies should prepare the financial statement as per the earlier provision of the current provision. So, my question to the participant is like कि अगर हम किसी की ऑडिट कर रहे हैं, लेट्स सपोज वो कंपनी 2000 हम ऑडिट कर रहे हैं 2020 का, राइट? तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कई बार चेंज हुआ है। तो हमें कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहिए? कोई इस पे डिस्कस करना चाहेगा? एनीवन? सर आज का यूज करेंगे। सर उसमें ये है कि अगर हम आज की डेट डाल रहे हैं ना किसी की, तब हम आज का यूज करेंगे। जी। बट अगर 2019 से पहले किया जा सकता है अभी भी, तो हम 2019 से पहले का ही यूज कर सकते हैं, उसमें कोई सर वो प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली वो यूडिन का इशू आ जाएगा ना, अगर मैं यूडिन नहीं आज की डेट का क्रिएट करूंगा तो जाहिर सी बात है फॉर्मेट भी मैं आज ही का यूज करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है एसके जी। फॉर्मेट हम पुराना ही यूज करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर ईयर की हम फाइनेंशियल्स बना रहे हैं। बट साइनिंग डेट आज की होगी क्योंकि हम आज साइन कर रहे हैं, यूडिन आज जनरेट कर रहे हैं। बट कंप्लाइंस हमारी उस ईयर की है, तो उस ईयर की क्या कंप्लाइंस थी उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। मयंक जी, क्या मैं सही हूँ? सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर क्या है ना कि जब आज हम जैसे हम ऑडिट रिपोर्ट है हम आज ही इशू कर रहे हैं, हम्म। है ना? तो आज जो जो प्रोविजंस है वो हमें आज देखने ही पड़ेंगे उसमें। ओके। जैसे कि आज जो फॉर्म अवेलेबल है, आज फाइलिंग उसी से ही पॉसिबल है। पुराने फॉर्म अवेलेबल ही नहीं है, V2 बंद हो गया, तो हम्म, V3 से ही फाइलिंग करनी पड़ेगी। V2 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम्म, तो हमें फॉर्मेट अगर हम आज बना रहे हैं, जिनकी हम कंपाउंडिंग में कॉन्डोनेशन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो हम नया फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, उसमें मतलब वो ही होना चाहिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम पुराना भी यूज कर रहे हैं तो हम बशर्ता करें, बट 19 से पहले करें, क्योंकि तब यूडिन का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। आप उसको बैक डेट में भी साइन वो डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो वहां पे पुराना फॉर्मेट चल जाएगा। तो सारी फाइट तो 19 से 26 के बीच की है। सारी 19 से फाइट 19 से ही है, सारी सिचुएशन ही 19 से है। अगर वो 19 से अगर हम 1 मिनट के 19 लिए से अगर हटा दें, पहले होगी तो वो तो प्रूफ हो जाएगा कि बैलेंस शीट बनी हुई हंड्रेड है। परसेंट 100%। मतलब अगर हम 5 मिनट के लिए हटा दें कि यूडिन अभी नहीं आया है, हम्म 2029 में आएगा, तो आप हम्म। ये समझिए कि ये नंबर आज ना डबल होता फाइलिंग का, डबल जितना होता अभी फिर तक तो फाइल सारी हुआ। चीजें कंप्लाइंट है। 100%।
तो सर वो मेरा वहां एक आकर क्वेश्चन था चीजें। सर जी हेलो। कि यूडिन जनरेशन ना होना, क्या हम जी ये कहते हैं कि ऑडिट नहीं हुआ था? सर। सर। जी मैं सर बताइए समझ जी। सर थोड़ा सा ये आप इस पे सर डिस्कस एज करिए। ए ऑडिटर, सर एज ए ऑडिटर अगर हम ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऑडिट नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स ऑडिट नहीं हुआ था, क्योंकि यदि ऑडिट होता तो हम साइन करते, तो यूडिन जनरेट करते, क्योंकि इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है, वेन एवर यू आर साइनिंग यू नीड टू जनरेट यूडिन इमीडिएटली, जो रिलैक्सेशन है 60 डेज की। बट आप ऑडिट बैलेंस शीट बनी हुई थी ये कह सकते हैं। आपका सवाल हो सकता है कि बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स बने हुए थे। यस, बने हो सकते हैं, बट उसका ऑडिट नहीं हुआ था। ऑडिट होता तो साइंड और यूडिन भी होता। यस मैम जी। राइट। सुमित जी, सुमित जी, एक चीज अपडेट करो इसमें। लेट अस सपोज कि एक फाइनेंशियल ईयर 22-23 है जिसमें कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, 23-24 में ऑडिट हुआ और प्रॉपर यूडिट जनरेट हुआ, लेकिन ठीक है 22-23 का समहाउ जनरेट नहीं हो पाया। उस केस में क्या करेंगे? सर, 22-23 का आप नहीं हो पाया, वो तो छूट गया सर, उसका तो फिर कुछ नहीं हो सकता सर, उसे तो छोड़ ही दो सर। कंपनी आज के केस में ये इस स्कीम में फाइलिंग करना चाह रही है, ओके। तो अभी 22-23 का छूट गया क्योंकि, और 23-24 उसने प्रॉपर रिटर्न भी भरा टाइम पे, हाँ, और 23-24, 24-25 में प्रॉपर यूटिन जनरेट किया। अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आज की डेट में कर दें इस केस में, क्योंकि अगर आज नहीं, करते हैं तो इसका मतलब आपने जो ओपनिंग बैलेंस लिए थे 23-24 में वो गलत थे, है ना सर? तो ये तो इस सिचुएशन भी सिचुएशन में क्या हो करेंगे? जाएगी। जी सर महेंद्र, क्या इसमें कहना चाह रहे हैं? इसमें तो सर पॉसिबल इसलिए नहीं है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत जगह डिक्लेरेशन ऑडिट रिपोर्ट और सब जगह दी हुई है कि सारा कंप्लाइंस गुड है, कुछ भी पेंडेंसी है नहीं है सर। और हमने पिछली एजीएम भी मेंशन की होगी, हाँ बिल्कुल किए। है ना। हाँ जी। तो सर फिर फिर आप स्कोप ही कैसे नहीं कह बनता ना। देंगे कि वो जनरेट नहीं हुआ था लास्ट, मतलब लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ था? नहीं, 23-24 में तो यूरिन जनरेट हुआ, 22-23 में नहीं हुआ, सर मतलब सर छूट उसके लिए ये ऑप्शन है, एक है, आप 22-23 के फाइनेंशियल्स बनवाइए। नहीं ऑडिट बना। बने हुए सब हैं, कुछ बने बना हुए हैं, कोई बात नहीं सर, बने हुए हैं। आप उसे साइन भी कीजिएगा, बट उसका अल्टरनेट निकालना पड़ेगा बिना यूडिन के, क्योंकि आपकी डिफॉल्ट हो जाएगा अगर आप उस चीज को अप्रूव करते हो तो। राइट राइट राइट। उसमें उसी सर केस में कोई सर ये हो सकता है। solution है हाँ उसका? जी, क्या जी? उसका कोई आ, solution है सर नहीं? उसका सॉल्यूशन ऑन रिकॉर्ड अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों के छूट, कुछ लोगों के रह जाते हैं यूडिन, तो जो जनरेट करते हैं वही केस आप यूज कर सकते हो, जैसे ओके, ना, बस और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक ठीक। यू। जी। सर एक क्वेश्चन मेरा। जी बताइए। क्वेश्चन ये है कि क्या अनऑडिटेड स्टेटमेंट्स का वो हम एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं? मतलब क्या ये हम मान सकते हैं कि वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड अडॉप्टेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग? बट आपको फिर अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा ना ऑडिटेड भी। सर वो कब अडॉप्ट कर करेंगे? दिया तो एटलीस्ट एजीएम की पेनल्टी तो नहीं लगेगी ना? नहीं, बट वो एक तरीके से आप ये समझिए ना, आपने फाइलिंग भी की और फिर वो फाइलिंग हुई भी नहीं। वहाँ तो ऑडिटेड फाइनेंशियल फाइल करने हैं ना आपको, अगर इस सर केस में अभी तो हम अनऑडिटेड ऑडिटेड होता फाइनल है। कर देंगे क्योंकि यूडिन करंट डेट में करेंगे। बट हाँ, इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम ये भी तो आती है कि फिर हमारी एजीएम कब हुई? वो एजीएम तो करंट में दिखानी पड़ती है ना फिर। इस केस में एजीएम तो करंट में, क्योंकि अगर अनऑडिटेड आप पुराने समय दिखाओगे और उस टाइम और उसमें और आज में बहुत लंबा समय है, तो उसका क्या रीजन है कि हम 2 साल से ऑडिट करके फाइल ही नहीं कर पाए? नहीं सर, क्वेश्चन ये है कि क्या अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं रखे जा सकते एजीएम में? नहीं, बिल्कुल रखे जा सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन भी आता है, आप अनऑडिटेड फाइल कर रहे हो या ऑडिटेड फाइल तो, कर रहे हो। तो जो हम नोटिस और बनाएंगे उसमें तो हम एजीएम दिखाएंगे कि पहले हो गई, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। और आप फाइनेंशियल आप हम आज की डेट आप में फाइल कर रहे हैं। आप यहाँ पे एजीएम से तो बच सकते हैं कि आपने एजीएम पुरानी डेट में दिखा दी, जी बट आप अनऑडिटेड फाइल कर दोगे तो आपको ऑडिटेड भी तो करने हैं ना। हाँ, वो ठीक है, बट एजीएम की पेनल्टी से बच सकते हैं या नहीं? एजीएम की पेनल्टी से उस केस में आपका फॉर्म फाइल हो जाएगा, आपने रिकॉर्ड कर दिया कि उसी समय पे एजीएम हुई थी।
जी जी बट स्टिल मैम ये ना कंप्लीट और क्लीन सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको फिर बताऊं कि जी अगर आप इसमें कर रहे हैं तो क्या होता है, कंपाउंडिंग में तो फिर भी आपके पास सीधा सीधा सा रीजन है कि आप नहीं कर पाए, ये रीजन था, आज आप कर रहे हो ये पेनल्टी निकल के आती है, आपने दे दी। बट इसमें आपके पास अगर आप इस तरीके से इसको प्लान कर रहे हैं तो यू शुड हैव सम वैलिड रीजंस, और पूरा वो क्रोनोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। क्यों नहीं हुआ था, कब हुआ, अब क्यों हो रहा है, कैसे। कल को कोई भी आपके ऊपर अगर एडजुडिकेशन का नोटिस आता है तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करें, और ऑडिटर भी इसके परव्यू में आएगा इस कंडीशन में, क्योंकि आप ऑडिट पे डाल रहे हो ना ये चीज। ये ऑडिट नहीं हो पाया था किसी भी रीजन की वजह से, तो हमें पुट अप करने हाँ पड़े एजीएम में, बिकॉज एजीएम हमने कॉल कर दी, है ना। हम्म। तो आप ठीक इसको थोड़ा सा मतलब प्लान करके फिर कर सकते ठीक ठीक। हो। ओके, ओके थैंक यू ओके सर। ओके ओके। तो वी वर एट, ये हमने कवर कर लिया था पॉइंट नंबर 6। नाउ वी आर पॉइंट नंबर 7। Form file requirement for the small and the normal companies are different with respect to the applicable e-forms and certification requirement. The definition of small company underwent a change in the month of December 2025. If a company is desirous of filing form year 2023 and it was not a small company as per the definition of that time, but it is now as per the new definition, then whether it should be undertaken filing as small or normal. Because यहाँ पर क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कंपनी, हम कौन सा फॉर्म चुने, MDT 7 चुने या MDT 7A चुने, क्योंकि उस समय पे डेफिनेशन कुछ अलग थी, अभी कुछ डेफिनेशन अलग है। बट क्योंकि ये सारी चीजें हम अ, एक वेबसाइट पे कर रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन नई चीजों के हिसाब से है, तो वहां पर हमारा टर्नओवर डालते ही वो हमें जो फॉर्म एडवाइस करने के लिए बोलेगा फाइल करने के लिए, हमें उसी में ही जाना पड़ेगा। अगर वो हमें कहता है कि आप स्मॉल कंपनी में जाइए, तो हमें स्मॉल कंपनी में जाना पड़ेगा, MDT 7 में यही तरीका है इसको फाइल करने। कमिंग ऑन टू आवर 8th क्वेश्चन। The annual filing related to the e-forms like MPT 7, AOC 4, ADT 1, etc. have migrated to the MCA V3 portal in July 2025. Now, if the companies are desirous of filing forms for the earlier years under CCFS 2026, then the companies will have to do filing on V3 portal, or V2 portal will be enabled for this purpose. ये हमने अभी डिस्कस किया, V2 पोर्टल नाउ इज डिसेबल्ड। तो हमारे पास ओनली वे आउट है V3 पोर्टल पे, जो भी अवेलेबल फॉर्म्स है उसी में ये फाइलिंग करना था। During the period when the scheme is in force, if a company is filing the form for the financial year 25-26, will it be subject to discounted filing fees? सर, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम 25-26 जो जस्ट अभी क्लोज हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज इसकी हमारी एजीएम अप्रैल में हमने कराई, या मई में, कोई भी हम एक मंथ ले लेते हैं, और हमारा टाइम था उसको फाइल करने का 30 डेज और 60 डेज। अगर हमने टाइमली फाइल कर दिया, स्कीम की एप्लीकेबिलिटी की बात ही नहीं है। बट अगर हाँ, लेट फीस, जैसे अब 45 डेज स्कीम एक्सटेंड हो गई है और हमने मई में करी थी एजीएम बट हम फाइलिंग नहीं कर पाए, तो 100% स्कीम बेनिफिट देगी। जो भी एडिशनल फीस निकल के आएगी हम उसका 10% ही पे करेंगे और हमारी फाइलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई ऐसा डी बार नहीं है कि 25-26 इसमें कवर नहीं होता, वो भी कवर होता है। Coming on to our 10th question, if company is filing the annual filing form for the earlier years, then what would be the date of AGM for the approval of financial statement to be mentioned? We discussed this. If the company has conducted AGM for the relevant earlier year and has got the financial statements approved, then such date can be entered. However, if AGM was not conducted, company may now conduct the AGM, get the financial statements approved, and then file the same in the form. और कोई ऑप्शन नहीं है, एजीएम नहीं हुई तो एजीएम करनी ही होगी। If the company had not conducted AGM in the relevant financial year and not approved financial statement, and the company now conduct the AGM and file the approved financial statement under CCFS 2026, then will the company be relieved from the non-compliance of delay conducting the AGM? यही हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग से। क्या आंसर है? नॉन कंडक्ट ऑफ एजीएम इज ऑल टुगेदर a different non-compliance with section 96 of the Companies Act 2013, which is not covered under CCFS 2026. Non-compliance of section 96 is a compoundable offense, और इसके लिए आपको ये कंपाउंड ही कराना पड़ेगा। इसमें कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ।
एक सिचुएशन है, मैंने क्वेश्चन 12th में डिस्कस की है। कंपनी एबीसी इंटेंड टू अप्लाई फॉर द स्ट्राइकिंग ऑफ इट्स नेम अंडर सीसीएफएस 2026 वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपडेट ऑल पेंडिंग एनुअल फाइलिंग्स अप टू द डेट बिफोर फाइलिंग STK2। फर्दर वेदर द CCFS 2026 प्रोवाइड रिलैक्सेशन बेनिफिट फॉर अपडेटिंग पेंडिंग एनुअल फाइलिंग एज वेल एज फाइलिंग फॉर द स्ट्राइक ऑफ। इसका आंसर है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर हम स्ट्राइकिंग ऑफ की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और हमारे पुराने कंप्लाइंसेस एनुअल फाइलिंग डन नहीं है, तो क्या वो भी हमें बेनिफिट मिल जाएगा? रूल 4 ऑफ द कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम एंड कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रूल 2016 mandates the filing overdue financials and annual returns up to the financial year when the company ceased business operation। आपको वहां तक करना पड़ेगा जब तक ऑपरेशंस चल रहे थे, उसके बाद ही आप स्ट्राइक ऑफ में जा सकते हो। स्ट्राइक ऑफ एक बेनिफिट है, बट वो आपको पेंडिंग फाइलिंग के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं देता है इस स्कीम के अंदर। क्वेश्चन 13, इफ अ कंपनी हैज ऑलरेडी फाइल्ड फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द फॉर्म विच इज करेंटली पेंडिंग फॉर द अप्रूवल, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हैव बीन मार्क्ड फॉर रीसबमिशन। ये भी हमने डिस्कस किया। सपोज आपने आज एक एप्लीकेशन स्ट्राइक ऑफ की फाइल की और उसमें कोई रीसबमिशन आ गया, वो अप्रूवल में नहीं गई, तो क्या आप एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं और CCFS का पार्ट बन सकते हैं? अपना जो भी आपको इसमें बेनिफिट लेना है कि हमें फीस का डिस्काउंट मिल जाए या कुछ भी है ऐसा, नहीं। अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज फॉर्म तो अप्रूव हुआ नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी आपसे फीस ले चुकी है, तो रिफंड करने का कोई प्रोविजन है नहीं। तो अब ये स्कीम आपसे छूट गई है, तो आप इसका पार्ट आप नहीं बन सकते। कमिंग ऑन टू आवर लास्ट 3 क्वेश्चंस, देन विल टेक सम क्वेश्चंस जो अभी आप लोगों ने लिखे हैं और मुझे लगता है शायद हमने वो आंसर्स उनके दे भी दिए होंगे। कंपनी XYZ, a Section 8 company, has not filed its annual filing for the financial year 2025. Can it still apply for strike off of the company's Form STK2 under CCFS scheme, considering that the scheme period will commence after 31st March 2026? तो सेक्शन 8 कंपनी तो इसमें स्कीम का पार्ट है ही नहीं, और सेक्शन 8 कंपनी स्ट्राइक ऑफ में इस तरीके से जा ही नहीं सकती है, उसका प्रोसेस ही डिफरेंट है, तो सेक्शन 8 के ऊपर ये एप्लीकेबल है नहीं। Question 15, XYZ Private Limited has received SCN for non-filing of AOC4 and MGT7 for the financial year 2022 to the financial year 2025 on 1st of March 2026. Can it opt for SCCFS 2026? In this case, since an SCN has already been issued on 1st of March 2026 for non-filing of AOC4 and MGT7 for the financial year 2022 to 2025, the company would not be eligible to claim the immunity or relief under CCFS 2026 because आपके ऊपर ऑलरेडी एक SCN सर्व किया हुआ है, उसकी प्रोसिक्यूशन, उसकी आगे प्रोसेस बढ़ चुका है, तब आप वापस आके उस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते। एंड आवर 16th क्वेश्चन, जो कि अब शायद उसका आंसर सही नहीं है, व्हेन डज द स्कीम कमेंस एंड व्हेन डज इट एंड? स्कीम 15th of April 26 को कमेंस हुई थी, बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू अनदर 45 days. So, this was from my side today. Some of you have written some questions in the chat box. Let's just read that. ये क्वेश्चन और ये कंपनी लेटर सपोज की 2021 में बनी है और जी उसकी सर। कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की कोई फाइलिंग नहीं करी, इवन 28 भी फाइल नहीं किया, कोई बैंक अकाउंट नहीं ओपन किया, तो डायरेक्ट स्ट्राइक 2 फाइल कर सकते हैं या उसकी कंप्लायंस पहले करनी नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं सर, डायरेक्ट फाइल करिए ना, स्ट्राइक 2। हाँ ठीक, स्ट्राइक ऑफ में डालिए ना उसको, वो हो जाएगा। अब स्ट्राइक ऑफ में वो पुराने कंप्लाइंसेस वगैरह नहीं मांग रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं है कंपनी में, बस उसमें आपको राइट वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। पीछे अभिषेक जी ने क्वेश्चन पूछा था, सर कैन यू प्लीज टेल इफ माय कंपनी इज बिकम इनऑपरेटिव सिंस 2021, कैन company didn't do any type of operation for 2021, bank account is also closed 21, can I file strike off in CCFS? बिल्कुल सर, आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी इनऑपरेटिव है स्टार्टिंग से ही, आप अभी भी स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। अगर ऑपरेशन है तो आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी, बट यू हैव टू गिव द डिक्लेरेशन कि हमारे
स्टार्टिंग से कोई भी ऑपरेशंस नहीं थी। कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2020। योगेश जी कह रहे हैं कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड 2020 ड्यूरिंग द फर्स्ट फाइलिंग इन 2021 its balance sheet becomes zero. Bank account also closed 2021 whether need to file BS 26 then strike off। नहीं सर, आप बिना स्ट्राइक ऑफ, आप बिना फाइलिंग के भी स्ट्राइक ऑफ में जा सकते हैं अगर कंपनी में एज ऑन डेट स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं। हरिओम जी के क्वेश्चन है कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड 2020 नो बैंक अकाउंट ओपन वेदर वी नीड टू BS till 26। सर सेम क्वेश्चन रंजीत सर ने पूछा है अभी। आप स्ट्राइक ऑफ में जा सकते हैं बिना कुछ फाइल किए। वेदर द फाइलिंग फॉर द क्लोजर ऑफ कंपनी कैन बी फाइल्ड अंडर द स्कीम STK 2। सर बिल्कुल स्कीम उसी के लिए है। नूपुर जी से ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया था। सर आई होप आई वाज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। अगर अभी भी कुछ डिस्कशन के लिए है देन आई एम हियर। सुमित सर। यस मैन जी, एंड आई थिंक आपने बहुत सारे क्वेरी आंसर करे। स्टिल एनीवन हैव एनी क्वेरी, you can ask in 2-3 more You minutes. can ask and you can always reach out to me at any time. This is my number and my email address. So anything related to, if you have anything related to IPOs, SME IPOs also, then we can discuss it that in length. So we are actively doing that since many years. Anything in if we have sir 5 minutes of the time, then we can discuss. If any one of us is having a client who needs any like startup funding from the investors, anything related to that, then we can always discuss on that. Any restructuring, acquisition, mergers. So that's all. Sumit ji, Yes, yes, sir, Mayank ji. Thank you very much for it was this a nice wonderful experience. session. Yes, And at your platform. thank you. Thank you so much. And thanks to all participants for joining this wonderful meeting. And next meeting scheduled on Saturday, income tax ITR filing and other changes, right, like डिफेक्टिव एंड रिसोर्स 143(1) नोटिसेस एंड ऑर्डर्स, उनका रिप्लाई कैसे प्रिपेयर करें, और आईटीआर चेंजेस, आईटीआर में क्या 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 चेंजेस हैं फॉर द करंट ईयर कंप्लाइंस. So we have session on this on Saturday, 11th July, 4 p.m. by Advocate CA Pankaj Sarafgi ji. So we'll share the detail. And till then, thank you very much, Mayank ji, for this wonderful session first time. Thank you And so thanks much, to sir. all participants who joined this evening and make this interactive session. और इस सेशन के साथ साथ अपने ने ड्यू डेट एक्सटेंशन की भी बात कर ली, क्योंकि शुरुआत में नहीं थी, और जाते जाते 45 डेज का एक्सटेंशन भी आ गया है. वो ऑर्डर अभी जो सर्कुलेट हो रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करके आई विल शेयर. कहीं ऐसा ना हो ना कि फेक सर्कुलेट हो रहा. So we'll check and confirm. So till then, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you Thank you for all your the participants. Thank you so much. thank you. Okay. Thank you, Manish ji. Thank you.